हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडिटोरिया करेंट अफेयर। और एडिटोरिया करेंट अफेयर में आज का टॉपिक होगा मेरा बजट 2024-25 देखेंगे। और देखिए, बजट में भी हम देखेंगे तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो बजट को हम दो पार्ट में लेकर के आने वाले हैं। और बजट से जितने क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं उसको हम इस पर डील करने वाले हैं। और देखिए, एक एक क्वेश्चन जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि बजट से क्वेश्चन जो है आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं एग्जाम में। और देखिए, बजट से जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उससे हम पूरा डिटेल एडिटोरिया बुक के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा लाइन हो जाएगा आपका, देखते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा हो जाएगा, केंद्रीय बजट 2024-25 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को संसद में पेश किया। यह मोदी 3.0 की पहली बजट हो जाएगी। तो किन्होंने बजट पेश किया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है 23 जुलाई को बजट पेश किए हैं। और बजट पेश किए हैं तो उसमें 4 पॉइंट पे ज़्यादातर ध्यान दिया गया है। वो 4 पॉइंट कौन कौन से? देखिए, बजट में 4 जातियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। पहला हो जाएगा आपका गरीबी के बाद हो जाएगा आपका युवा के बाद हो जाएगा आपका महिलाएं, और महिलाएं के बाद हो जाएगा अन्नदाता कहने का मतलब कि किसान के बात करता है। आगे देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बजट का थीम क्या हो जाएगा? तो देखिए, बजट 2024-25 का थीम देख लेते हैं। तो रोजगार हो जाएगा, कौशल हो जाएगा, एमएसएमई हो जाएगा और मध्यवर्गीय हो जाएगा, जो बजट 2024-25 का आपका थीम हो जाएगा। तो देखिए क्या बोलता है, थीम को बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एग्जाम में एक थीम देखने को मिलेगा आपका रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यवर्गीय जो हो जाएगा, इसका बजट का थीम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बजट वित्त वर्ष 2024-25 नियमित रेगुलरिटी बताया जाता है कि जीडीपी जो हो जाएगा आपका, जीडीपी 912 करोड़ आकलित किया गया है वित्त वर्ष 2023-24 में। 23-24 से 10.5% जो अधिक बताया गया है। आगे बात करते हैं, कुल बजट कितना है? तो देखिए, कुल बजट पे हम चर्चा करेंगे कि 48.21 लाख करोड़, मतलब कि 48.21 लाख करोड़ रुपया जो है बजट पे चर्चा किया गया है। 48 करोड़ 20 लाख 512 करोड़ रुपया की बात किया गया है। सॉरी, 48 लाख 20,512 करोड़ रुपया बजट में प्रावधान किया गया है। तो ये बजट का रुपया देख लीजिएगा कि 48.21 लाख करोड़ रुपया की बात किया गया है बजट 2024-25 में। नेक्स्ट देखते हैं कि कुल प्राप्तियां कितना होता है। कुल प्राप्ति होने का अनुमान कितना है? तो 48,20,512 इसे हो जाएगा आपका कि 48,20,512 करोड़ रुपया जो हो जाएगा कुल प्राप्ति हो जाएगा। और राजस्व प्राप्ति कितना हो जाएगा? तो 31,29,200 करोड़ रुपया जो हो जाएगा आपका राजस्व प्राप्ति होगा। अब पूंजीगत प्राप्ति कितना हो जाएगा? 16,91,312 करोड़ रुपया हो जाएगा। वही अगर खर्च की बात करते हैं तो खर्च भी आपको इतना ही दिखाया गया है, 48,20,512 करोड़ रुपया। राजस्व खर्च की बात करते हैं तो 37,09,401 करोड़ रुपया जो हो जाएगा आपका राजस्व खर्च हो जाएगा। वही पूंजीगत खर्च की बात करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो 11,11,111 करोड़ रुपया की बात किया गया है। आप जो होगा इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा कि टोटल अगर प्रावधान की बात करते हैं तो कितना करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया तो 48,21,000 करोड़ रुपया का जो है बजट पेश किया गया। आगे बात करते हैं हम कि विभिन्न घाटा देखते हैं कि राजस्व घाटा कितना था 2023-24 में, वही 2024-25 में कितना रहने की अनुमान लगाया गया है। तो देखिए, राजस्व घाटा जो हो जाएगा आपका जीडीपी का 5.6% 2023-24 का संशोधन अनुमान था। वही जो 2024-25 का बजट अनुमान कितना है? जीडीपी का 4.9%। तो 4.9% कितना हो जाएगा? 16,13,312 करोड़ रुपया हो जाएगा। जीडीपी का 4.9 करोड़ रुपया हो जाएगा, सॉरी 4.9% हो जाएगा। वही अगर राजस्व घाटा की बात करते हैं तो 1.8
6% हो जाएगा। वही प्रभावी राजस्व घाटा की बात करते हैं तो प्रभावी राजस्व घाटा कितना हो जाएगा, 0.6% हो जाएगा। वही प्राथमिक घाटा की बात करते हैं तो 1.4% जीडीपी का हो जाएगा। तो देखिए ए वाला लाइन जो हो जाएगा इतना इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगा कि हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। आगामी 1 साल तक आपको एक क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलेगा, राजस्व घाटा जीडीपी का कितना परसेंट है, तो 4.9% है। देखिए उसमें अमाउंट जो है पूछने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन आपको जो है ये वाले परसेंटेज जो है ज़्यादातर देखने को आपको मिल सकते हैं। तो राजस्व घाटा कितना हो जाएगा जीडीपी का 2024-25 में, तो 4.9% हो जाएगा। और राजस्व घाटा की बात करते हैं, राजकोषीय घाटा 4.9% हो जाएगा। राजस्व घाटा की बात करते हैं तो जीडीपी का 1.8% हो जाएगा। प्रभावी राजस्व घाटा की बात करते हैं तो 0.6% हो जाएगा। वही प्राथमिक घाटा की बात करते हैं तो जीडीपी का 1.4% हो जाएगा। जो ये वाला जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आगामी एग्जाम में आपको देखने को ये वाले मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, राजकोषीय घाटा को, देखिए राजकोषीय घाटा कितना है, अभी एट प्रेजेंट अनुमान रखा गया है जीडीपी का 4.9% रखा गया है। लेकिन वही 25-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी एट प्रेजेंट कितना लक्ष्य रखा गया है, तो 4.9 रखा गया है। इसको रिड्यूस करके कितना लाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 4.5% लक्ष्य रखा गया है राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 16,13,312 करोड़ रुपया, मतलब कि 16.13 लाख करोड़ रुपया लगाया गया है। अर्थात इस बार सरकार को 16.13 लाख करोड़ रुपया जो है कर्ज लेना पड़ेगा। तो वही बोला गया है। राजस्व घाटा कितना परसेंट रखा गया, कितना रखा गया है, तो 16,13,312 करोड़ रुपया, यानी कि इतना रुपया जो है इसको कर्ज लेना पड़ेगा किसी और संस्था के द्वारा। जैसे कर्ज ले सकता है आईडीबीआई के द्वारा ले सकते, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ले सकता है कर्ज, एडीबी के द्वारा कर्ज ले सकता है। तो वही ये बताया गया है। आगे बात करते हैं। देखिए बजट 2024-25 का शीर्ष 4 मद क्या क्या है, रुपये आते कहाँ से है, जिसका कहने का मतलब है कि रुपया जो है आता कहाँ से है और रुपया जाता कहाँ पे है। मतलब कि रुपया को, जैसे कि सरकार हमसे टैक्स लेती है तो टैक्स के थ्रू रुपया सरकार के पास जाता है। वही अगर रुपया जो है वो बांटता किस किस सेक्टर में है उसके ऊपर भी इसमें जिक्र किया गया है। तो देखिए रुपया आता कहाँ से है, उधार एवं अन्य देशें 27%। तो क्या बोला है, कर और शुल्कों में राज्य का हिस्सा कितना हो जाएगा आपका, 21% हो जाएगा। इनकम टैक्स से कितना आता है, तो 19% इनकम टैक्स से आता है। अब ब्याज अदायगी में कितना परसेंट चला जाता है, तो 19% जो है, 19% जीडीपी का 19% जो है बाजार अदायगी में चला जाता है। आगे बात करते हैं। माल और सेवा कर, मतलब कि जीएसटी में कितना परसेंट आता है, तो 18% जीएसटी में आता है। वही केंद्रीय क्षेत्र की योजना में कितना चला जाता है, 16% केंद्रीय क्षेत्र की योजना पे यूज हो जाता है। वही निगम कर कितना होता है, तो 17% निगम कर है। वित्त आयोग और अन्य अंतरण के द्वारा कितना चला जाता है, तो 9% चला जाता है। तो देखिए इसके माध्यम से हम देखने की कोशिश करेंगे कि इनकम टैक्स पे कितना आता है, तो 19% इनकम टैक्स पे आता है। और वही माल एवं जीएसटी पे कितना आता है, तो 18% आता है। तो देखिए ये वाले जो हो जाएगा आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इस सब पे ज़्यादातर चर्चा जो होता है होते रहता है मार्केट में। और जब मार्केट में इस पे ज़्यादातर चर्चा होते रहता है तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है कि इनकम टैक्स से कितना परसेंट आता है, तो 19% जो है अमाउंट इनकम टैक्स के थ्रू आ जाता है। वही जीएसटी के थ्रू कितना आ जाता है, तो 18% जीएसटी के थ्रू आ जाता है। ऐसे तो हमारा A to Z इसमें डाटा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों डाटा जो हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं। बजट भाषण खंड ए देखेंगे हम। तो एक खंड देखेंगे क्या, इस बजट में सभी के लिए भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए निम्नलिखित 9 प्राथमिकताओं के संबंध पर सतत प्रयासों की परिकल्पना किया गया है। तो देखिए वे 9 प्रयासों की परिकल्पना किया गया है। तो 9 प्राथमिकताएं कौन कौन से है उसके जिक्र करते हैं हम। तो देखिए मेरा फर्स्ट हो जाएगा कृषि एवं उत्पादन, कृषि क्षेत्र में उत्पादन और लचीलापन, रोजगार एवं कौशल, समावेशी मानव
संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय हो जाएगा। फोर्थ वन क्या हो जाएगा, विनिर्माण एवं सेवाएं हो जाएगा। फिफ्थ क्या हो जाएगा, शहरी विकास हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण हो जाएगा। अवसंरचना हो जाएगा। नवाचार एवं विकास हो जाएगा। उसके बाद नई पीढ़ी में सुधार हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे कि प्राथमिकता 1 देखेंगे, कृषि क्षेत्र में उत्पादन और लचीलापन या अनुकूलनीय देखेंगे। हम सबसे फर्स्ट देखेंगे, देखिए फर्स्ट हम देखेंगे कृषि क्षेत्र में उत्पादन और लचीलापन या अनुकूलनीय। कृषि और अन्य, कृषि और इससे जुड़ी क्षेत्रों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। देखिए इस अमाउंट को याद कीजिएगा, कितना लाख रुपए, तो 1.52 लाख करोड़ रुपए जो है इसके लिए आवंटन किए गए हैं। तो किसके लिए, कृषि के लिए। आगे देखते हैं, किसानों की खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि, मतलब कि 32 कृषि, देखिए 32 कृषि और बागवानी फसल के लिए 109 उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूलन किस्में जारी किया गया है। तो देखिए कितना, 32 कृषि के लिए कृषि जारी किया गया है। खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों के लिए 109 उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूलन किस्में जारी किए गए हैं। तो देखिए ये वाले जो पॉइंट होगा याद कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था के लिए अगले 2 वर्ष में पूरे भारत में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा गया जाएगा। तो देखिए कितने किसानों को, 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा। इसका क्रियान्वयन वैज्ञानिक संस्था और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। देखिए ये सभी जितने लाइन जो है आपको जो होगा, ये सभी जितने लाइन जो है बीपीएससी में जिस तरह से क्वेश्चन देखने का ट्रेंड जो है, तो कथन वाइज में आपको ये सब लाइन देखने को मिलेंगे कि कितने करोड़ कृषि को कितने करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा। तो 1 करोड़ उसमें जोड़ा जाएगा। 32 जो हो जाएगा आपको खेतीबाड़ी के लिए, 32 कृषि और बागवानी फसलों के लिए 109 उच्च पैदावारों की घोषणा किया जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं, प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 आवश्यक आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के हेतु एक कार्यनीति बनाया जाएगा। तो देखिए किसके लिए, तो सरसों तिलहन में आ जाता है, मूंगफली तिलहन में ही आता है, तिल भी तिलहन में आ जाएगा, सोयाबीन तिलहन में आ जाएगा, सूरजमुखी भी तिलहन में आ जाएगा। जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के हेतु एक कार्यनीति बनाया जाएगा। आगे देखते हैं, प्रमुख उपभोक्ता केंद्र के नज़दीक बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। तो कि क्या बोला गया है, प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के नज़दीक बड़े पैमाने पे, बहुत मतलब कि बृहद पैमाने पे कृषि उत्पादन सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। आगे देखते हैं, 3 साल में किसानों और उसकी ज़मीन को शामिल करने के उद्देश्य से राज्य के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, मतलब कि DPI डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को लागू किया जाएगा, DPI लागू किया जाएगा। तो ये सभी जो होगा कथन वाइज आपको देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, DPI का उपयोग करने हेतु 400 जिलों में खरीफ डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 6 करोड़ किसानों के जमीन के ब्यौरों को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। आगे देखते हैं, DPI के थ्रू 5 राज्यों में जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट जारी किया जाएगा। DPI के थ्रू ये सभी जो है। आगे देखते हैं, झींगा खेती जो झींगा मछली जो होता है उसके बारे में बात किया गया है। झींगा खेती प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा भी उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब कि झींगा खेती के लिए आपको जो है नाबार्ड के माध्यम से आपको लोन देने की व्यवस्था किया गया है। आगे देखते हैं, सरकार सहकारी क्षेत्र में प्रणालीगत व्यवस्था और चहुमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति लाएगी। किसके लिए, तो चहुमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय सरकारी नीति लाएगी। किसके द्वारा, तो सरकार के द्वारा लाने की व्यवस्था किया गया है। अब देखते हैं हम कि प्राथमिक 2 रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के बारे में चर्चा करेंगे।
सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार संबंधी प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं को लागू किया जाएगा। तो वो 3 योजना कौन कौन से है उसके बारे में देखते हैं कि कौन वे 3 योजना हो जाएंगे। 3 योजना में देखेंगे। योजना क, पहली बार रोजगार पाने वाले को, जो फर्स्ट बार रोजगार पाएंगे उनके लिए बता दें, ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारी को 15,000 रुपये तक के 3 महीने का वेतन किस्त में दिया जाएगा। मतलब कि 15,000 रुपये तक के 1 महीने का 1 महीने का वेतन जो है 3 किस्तों में दिया जाएगा। आगे बात करते हैं जिनका वेतन प्रति माह 1 लाख रुपये से कम है, जिनका वेतन जो है प्रति माह 1 लाख रुपये से कम है, उनको ये सब सुविधा दिया जाएगा। प्रति वर्ष 1 करोड़ लाभान्वित लोगों को दिया जाएगा। योजना की अवधि कितने साल के लिए हो जाएगा? तो योजना की अवधि जो हो जाएगा आपका 2 वर्षों के लिए हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा योजना क्या है? विनिर्माण और रोजगार सृजन की बात करता है। तो कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के सीधे निर्दिष्ट स्केल पर नौकरी के पहले 4 साल में दोनों के ईपीएफओ में उसके अंशदान के संबंध में प्रोत्साहन दिया जाएगा। नियोक्ता को 50 या बेसलाइन का 25% जो भी कम हो वो नियोक्ता का होगा। आगे बात करते हैं योजना ग नियोक्ता की मदद के बारे में बात किया गया है। सरकार नियोक्ता को उसके ईपीएफओ योगदान के लिए 2 साल तक हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 3,000 रुपये प्रत्येक महीना भुगतान करेगी। कर्मचारी पहली बार ईपीएफओ में शामिल हुए हो उनके वेतन 1 लाख से कम होनी चाहिए, उनका वेतन जो है 1 लाख से कम होना चाहिए, ऐसा बात किया गया है। आगे बात करते हैं कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी के बढ़ने के लिए औद्योगिक सहयोग से महिला छात्रावास और शिशु गृह की स्थापना किया जाएगा। महिला केंद्र कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। देखिए महिलाओं के लिए क्या किया गया है, तो महिला छात्रावास और शिशु गृह की बात किया गया है। आगे बात करते हैं तो महिला केंद्रीय कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो महिला स्वयं सहायता समूह उद्यम को बाजार तक पहुंच को बढ़ावा दिया जाएगा। आगे बात करते हैं कौशल विकास के लिए देखते हैं तो प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। कितने को? तो 5 वर्ष की अवधि के लिए 20 लाख युवाओं को, मतलब 20 लाख युवाओं को जो है कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। और क्या बोलता है, हब और स्पोक व्यवस्था के तहत 5 साल में 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI का उन्नयन किया जाएगा। आगे देखते हैं 7.7 लाख करोड़ तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल योजना को संशोधित किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय व्यवस्था किया जाएगा। यह ऋण राशि 3% की वार्षिक सब्सिडी के साथ हर साल 1 लाख छात्रों को दिया जाएगा। देखिए क्या बोला गया है कि अगर आप घरेलू संस्था में हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो आपको 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। और लोन के साथ साथ में क्या बोला गया है कि यह ऋण के लिए 3% वार्षिक सब्सिडी भी आपको दिया जाएगा और हर साल जो है 1 लाख विद्यार्थी को ऐसे सुविधा दिया जाएगा। आगे देखिए हब और स्पोक व्यवस्था के तहत, किसके तहत? हब और स्पोक व्यवस्था के तहत जो है, व्यवस्था के तहत 5 साल में 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI का उन्नयन किया जाएगा। 7.7 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना की संशोधन किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्राथमिकता 3 की बात करते हैं तो समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय की बात करते हैं। मिशन पूर्वोदय के तहत मिशन पूर्वोदय के साथ बिहार के अवसंरचना विकास को हम देखेंगे। क्या बोला गया है? तो मिशन पूर्वोदय, क्या बोला गया है? मिशन पूर्वोदय। तो इसके लिए हम चर्चा करेंगे मिशन पूर्वोदय में कौन कौन से राज्य के जो है व्यवस्था किया गया है। तो देखिए मिशन पूर्वोदय के अंतर्गत बिहार हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और आंध्र प्रदेश जो हो जाएगा मिशन पूर्वोदय के अंतर्गत आएंगे। तो मिशन पूर्वोदय के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे? बिहार आ जाएंगे, झारखंड आ जाएंगे, पश्चिम बंगाल आ जाएंगे, उड़ीसा आ जाएंगे और आंध्र प्रदेश जो हो जाएंगे मिशन पूर्वोदय के अंतर्गत आ जाएंगे। मिशन पूर्वोदय के अंतर्गत ये सभी आ जाएंगे। अब
शामिल करने हेतु देश के पूर्वी क्षेत्रों के कौन कौन हो जाएगा, तो देश के पूर्वी क्षेत्रों को चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना को तैयार किया जाएगा। तो देखिए अब क्या बोला गया है, देश के पूर्वी क्षेत्रों के, पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से, देखिए बिहार आ जाएंगे, पूर्वी क्षेत्र में ही आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, उसके बाद देखिए झारखंड आ जाएगा, सॉरी हाँ झारखंड आ जाएगा, झारखंड के बाद देखिए उड़ीसा आ जाएगा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल आ जाएगा, वेस्ट बंगाल की आप बात करते हो, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, उड़ीसा के बाद आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा, जो कि ये सभी पूर्वी क्षेत्र में आ जाते हैं। और वही पूर्वी क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना को तैयार किया गया है। आगे देखते हैं, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। कौन कौन बोला है, तो अमृतसर और कोलकाता में औद्योगिक गलियारे के साथ जो है गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। आगे देखते हैं, 26,000 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में निम्न अवसंरचना पर निर्माण किया जाएगा। कितना, तो 26,000 करोड़ रुपये के निर्माण पे जो है आपको देखते हैं बिहार में कौन कौन से अवसंरचना पे किया जाएगा। तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। तो देखिए पटना और पूर्णिया एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क योजना का विकास किया जाएगा। तो देखिए कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, तो पटना और पूर्णिया एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजना पर विकास किया जाएगा। फोर्थ वन कौन है, तो बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक अतिरिक्त पुल का निर्माण किया जाएगा। कौन में, तो बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक अतिरिक्त पुल का निर्माण किया जाएगा। ये सभी जो है 26,000 करोड़ रुपये जो दिया गया है बिहार के आवंटन किया गया है, तो उसके अंतर्गत इसमें जोड़ा गया है कि कौन कौन से वर्क होने वाले हैं। आगे बात करते हैं, तो 21,400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजना विद्युत आरंभ की जाएगी, जिसमें पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा। कितना, तो 2400 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ में, तो पीरपैंती में। आगे देखते हैं, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। तो देखते हैं, राज्य की राजधानी की आवश्यकता को देखते हुए बहुपक्षीय विकास एजेंसिया के माध्यम से मौजूदा वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। किसके लिए, तो 15,000 के लिए। किसके लिए, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो है राज्य की राजधानी की आवश्यकता को देखते हुए बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से कितना देगा, तो 15,000 करोड़ रुपये की आवंटन किया गया है। तो किसको, आंध्र प्रदेश को दिया गया है। आगे बात करते हैं, विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे को पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में और वाकल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेलवे और सड़क जैसी आवश्यकता संरचनाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाएगी। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा किया गया है। कितना, तो प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत जो है ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में 3 करोड़, कितना, तो 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा किया गया है। आगे देखते हैं, महिला और लड़कियों को फायदा पहुँचाने के लिए फायदा पहुंचाने वाली योजना के लिए कुल 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन की व्यवस्था किया गया है। आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्रामीण योजना की बात करते हैं। तो जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों का सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अधिनियम अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसमें 63,000 गाँवों को 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभान्वित होगा। तो किसके लिए बोला गया है, तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत बोला गया है 63,000 गाँवों को फायदा होगा और उसके अंतर्गत जो है 5 करोड़ जनजातीय लोगों को, लाभार्थियों को फायदा होगी, ऐसा बात किया गया है। आगे बात करते हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के 100 शाखाएं खोली जाएगी। ये तो इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आने वाले हर एक एग्जाम में क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं खोली जाएगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे, तो असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ये सभी जो होता है इसमें आ
जाएगा और उसमें कितना, तो 100 गो जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जो है शाखा खोली जाएगी। ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आगे बात करते हैं विनिर्माण एवं सेवाओं के बारे में बात करते हैं, तो प्राथमिकताएं अपना 4 हो जाएगा। विनिर्माण एवं सेवाओं की बात करते हैं, उसमें क्या बोला गया है, तो देखते हैं विनिर्माण एवं सेवाएं में विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण आवंटित, ऋण गारंटी योजना है। किसके लिए, तो विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना की बात करता है। गिरवी या तृतीय पक्ष गारंटी के बिना मशीनरी का उपकरण की खरीद के लिए एमएसएमई को अधिक ऋण की सुविधा देने के लिए ऋण गारंटी योजना की आरंभ की जाएगी, जो प्रत्येक आवेदक पर 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आगे बात करते हैं, एमएसएमई को उसके संकट अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा किया गया है। मुद्रा लोन की बात किया गया है, तो मुद्रा लोन में देखते हैं मुद्रा ऋण की सीमा जो है उन उद्यमियों के लिए मौजूदा 10 लाख रुपये से बढ़कर 20 लाख रुपये कर दिया गया है, जिन्होंने तरुण क्षेत्र के अंतर्गत ऋण लिया हो और पहले के ऋण के सफलतापूर्वक चुका दिया है, तो उनके लिए फ़ायदा होगा, तो उनके लिए जो है ये वाले फ़ायदा हो जाएगा। आगे बात करते हैं, खरीदारों को ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबारी की सीमा जो है 500 करोड़ रुपये से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो 250 करोड़ रुपये कर दिया गया है। आगे देखते हैं, एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडेशन इकाई जो है स्थापित किया जाए करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो देखिए ये कितना बोला गया है, एमएसएमई क्षेत्र के तहत जो है 50 जो है मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडेशन इकाई की स्थापना किया जाएगा। आगे बात करते हैं, एनएबीएल मान्यता वाली 100 खाद्य गुणवत्ता और प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। कितना बोला गया है, तो एनएबीएल मान्यता वाली 100 खाद्य गुणवत्ता और प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित किया जाएगा। तो एनएबीएल का मतलब क्या होता है, तो एनएबीएल का मतलब देखते हैं, नेशनल एरिडेशन बेस्ड फॉर टेस्टिंग एंड कोलैबोरेशन लेबोरेटरी की बात किया गया है। तो एनएबीएल का फुल फॉर्म यही होता है। एमएसएमई तथा आंतरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पाद को बेचने के सक्षम सार्वजनिक निधि भागीदारी पीपीपी मोड पर ई कॉमर्स निर्यात केंद्र को स्थापित किया जाएगा। ई कॉमर्स के अंतर्गत आपको देखते हैं जितने फ्लिपकार्ट वगैरह जो है अपने सामान को बेचते हैं तो सभी ई कॉमर्स के अंतर्गत ही आते हैं। आगे बात करते हैं, महत्वपूर्ण खनिज मिशन, घरेलू उत्पादन महत्वपूर्ण खनिजों को रिसाइकलिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपदा पर अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना होगी। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट लाइन देखते हैं, 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक योजना की शुरुआत किया गया है। कितना बोला गया है, तो 500 शीर्ष नियातक कंपनियां, मतलब कि 500 जो बड़े 500 कंपनियां हैं उसमें 5 वर्षों के लिए 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाने के लिए बात किया गया है, शुरुआत किया गया है। इस योजना में जो है 5,000 रुपये प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता और एक मुश्त 6,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। कितना, तो 5,000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता आपको दिया जाएगा और उसके बाद जो है एक मुश्त के तहत 6,000 रुपये की सहायता भी दी जाएगी। आगे बात करते हैं, 100 घरों में उसके आसपास संपूर्ण अवसंरचना के निवेश हेतु प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों की विकास किया जाएगा। कितना, तो 100 शहरों में या उसके आसपास संपूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश हेतु प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों की विकास किया जाएगा। तो कितना बोला गया है, 100 शहरों में प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों की स्थापना किया जाएगा और 500 शीर्ष कंपनियां में जो है 500 शीर्ष कंपनियां में जो है 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान किया जाएगा, जिसके तहत जो है 500 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता दिया जाएगा और एक मुश्त जो है 6,000 रुपये की सहायता राशि भी आपको दी जाएगी। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्कों की मंजूरी दिया जाएगा। क्या क्या बोला गया है, देखिए इसमें दिया गया है क्या कि 100 शहरों में उसके आसपास आपूर्ति जल अवसंरचना के साथ निवेश हेतु प्लग एंड प्ले, कितना प्लग एंड
प्लेस 100 औद्योगिक सह पार्कों की व्यवस्था किया गया है। और उसी के अंतर्गत जो बोला गया है कि राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो है 12 औद्योगिक पार्कों की मंजूरी दिया जाएगा। आगे देखते हैं एलएलपी के स्वैच्छिक क्लोजर हेतु सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉरपोरेटिव एक्टिविटी के सेवाएं के लिए प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्राथमिकता 5 जो हो जाएगा आपका शहरी विकास हो जाएगा। देखते हैं प्राथमिकता 5 में क्या क्या आ जाएगा, तो शहरी विकास आ जाएगा। इसमें देखते हैं 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 12 बड़े शहर के अंतर्गत कार्यान्वयन और विशेष वित्त पोषण रणनीति के अनुसार आवागमन उन्मुखी विकास योजना तैयार किया जाएगा। तो देखिए ये वाले जो टॉपिक जो होते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि आप 4 बार 5 बार 6 बार पढ़िए तब जाकर कि आप जो हर एक पॉइंट में कवर कर सकते हैं। तो देखिए इसमें बोर मत होइएगा, आप इसको जो है हर एक इसको वीडियो के जो होगा आप रिवाइज कर करके देखते रहिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत जो है 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता के तहत 10 लाख करोड़ रुपए की निवेश से अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ शहरी गरीबी और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए आवास जरूरत समाधान किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट, कितना बोला गया, तो 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब के विकास के में सहायता के लिए नई योजना की परिकल्पना की जाएगी। कितना बोला गया है, तो अगले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट की बात किया गया है और या स्ट्रीट फूड हब के विकास के सहायता के लिए नई योजना की विकास परिकल्पना किया जाएगा। आगे बात करते हैं 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वित्तीय रूप से व्यवस्थित परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना कौन सा हो जाएगा, तो प्राथमिकता 6 ऊर्जा संरक्षण हो जाएगा। तो देखिए प्राथमिकता 6 में कौन हो जाएगा, तो ऊर्जा संरक्षण की बात करता है। आंतरिक बजट में की गई घोषणा के अनुरूप 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुभारंभ किया जाएगा। तो कितना बोला गया है, आंतरिक बजट की घोषणा के अनुरूप जो हो जाएगा 1 करोड़ घरों में, कितना में, तो 1 करोड़ घरों को प्रति माह, मतलब कि 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने हेतु रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुभारंभ किया जाएगा। किसमें, तो ऊर्जा संरक्षण के 6ठा पॉइंट में बोला गया है। आगे बोलते हैं विद्युत भंडारण के लिए पंप स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने का नीति लगाया गया है। तो कौन कौन से बोला गया, पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं के बढ़ावा देने की बात किया गया है। सरकार भारत स्मॉल रिएक्टर की स्थापना, भारत स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर के अनुसंधान और विकास तथा परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी करेगा। आगे बात करते हैं उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का विकास 800 मेगावाट का वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित करने के लिए एनटीपीसी और बीएचई के लिए बीच एक संयुक्त उद्यम प्रस्तावित किया गया है। आगे बात करते हैं हार्ड टू एबेट उद्योगों को ऊर्जा दक्षता के लक्ष्य से उत्सर्जन लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। किसके लिए, तो बोला गया है तो हार्ड टू एबेट उद्योग को ऊर्जा दक्षता के लक्ष्य के उत्सर्जन लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। इन उद्योगों को वर्तमान परफॉर्म एचबी एंड ट्रेड पद्धति में से इंडियन कार्बन मार्केट पद्धति में परिवर्तन करने के लिए उपयुक्त विनिमय बनाया जाएगा। आगे बात करते हैं अब प्राथमिकता 7 अवसंरचना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो प्राथमिकता 7 जो हो जाएगा आपका अवसंरचना हो जाएगा। इसमें देखते हैं केंद्र सरकार द्वारा अवसंरचना में निवेश के लिए पूंजीगत व्यय 11,11,111 करोड़ रुपये जीडीपी का
का 3.44% प्रावधान किया गया है। किसके लिए? तो अवसंरचना के लिए। राज्यों और उसके संसाधन आवंटन में सहायता करने के लिए इस वर्ष 1.5 लाख करोड़ के ब्याज रहित दीर्घ अवधि ऋण दिया जाएगा। कितना? तो 1.5 लाख करोड़ रुपये के ब्याज रहित दीर्घ अवधि लोन दिया जाएगा आपको। आगे बात करते हैं 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए 12मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण प्रारंभ किया जाएगा। कितना? तो 25,000, क्या बोला गया है? 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए 12मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चौथा चरण जो है आपका आरंभ किया जाएगा। आगे बात करते हैं बिहार में कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक और अन्य योजनाओं जैसी परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार बाढ़ भूस्खलन, सरकार क्या बोला है? सरकार बोला गया है बाढ़ भूस्खलन अन्य संबंधी परियोजनाओं के लिए असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को सहायता प्रदान करेगा। किसके किसके लिए? तो सरकार जो है बाढ़ ग्रसित वाले लोगों जो हैं भूस्खलन और अन्य संबंधी परियोजनाओं के लिए असम के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के लिए और सिक्किम के लिए जो है आपको सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्या बोलता है? पर्यटन पे चर्चा करने की बात किया गया है। तो पर्यटन पे बात करने के लिए विष्णुपद मंदिर गलियारा की बात किया गया है, बोधि मंदिर गलियारा की बात किया पर व्यापक विकास की योजना बात किया गया है। आगे बात करते हैं तो राजगीर में विश्व तीर्थकार जो है मुनि सुरव्रत का प्राचीन मंदिर, 7 ग्रमजल धाराएं, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान के अलावा नालंदा को एक पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। आगे बात करते हैं उड़ीसा के मंदिरों, स्मारकों, शिल्प, वन्यजीव अभ्यारण्य, प्राकृतिक भूदृश्य, प्राचीन समुद्री तट के विकास हेतु सहायता की जाएगी। किसके लिए? तो उड़ीसा के लिए भी बात किया गया है। आगे देखते हैं प्राथमिकताएं देखेंगे। प्राथमिकता आपका हो जाएगा 8 जो हो जाएगा नवाचार अनुसंधान विकास के देखते हैं। तो मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फूड शुरुआत किया जाएगा। कौन कौन से लिए? तो अनुसंधान के लिए मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान मिशन रिसर्च फंड की शुरुआत की गई है। आगे बात करते हैं वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय पूल व्यवस्था किया गया है। कितना? तो 1 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पूल व्यवस्था किया गया है। आगे देखते हैं अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर निरंतर जोर देते हुए 1,000 करोड़ रुपए की उद्यम पूंजी निधि की व्यवस्था की जाएगी। कितना? तो 1 लाख करोड़ रुपए। आगे देखते हैं प्राथमिकताएं 9 हो जाएगा, 9 प्राथमिकताएं हो जाएगा और 9 ही आपका लास्ट प्राथमिकताएं हो जाएगा। 9 प्राथमिकताएं में देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे नई अगली पीढ़ी के लिए सुधार की बात किया गया है। इसमें देखेंगे ग्रामीण भूमि संबंधी कार्यों के लिए निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं। सभी भूखंडों के लिए विशिष्ट भूखंड पहचान ULPIN जो है आधारित भू आधार निर्धारित किया जाएगा। भूखंड पहचान के लिए संख्या जो होगा ULPIN आधार भू आधारित संरचना का विकास किया जाएगा। संवर्गीय मानव चित्र का डिजिटलीकरण किया जाएगा। आगे देखते हैं वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप प्रभागों का सर्वेक्षण किया जाएगा। भू रजिस्ट्री की स्थापना और कृषक रजिस्ट्री को जोड़ना हो जाएगा। आगे देखते हैं भू संबंधी कार्य देखेंगे। शहरी भू संबंधी कार्य देखेंगे। शहरी क्षेत्रों में भू अभिलेखों के GILP मैपिंग के साथ अंकीकृत किया जाएगा। किसके लिए? तो शहरी क्षेत्र में भू अभिलेखों को GIS कौन सा है? तो GIS मैपिंग के तहत जो है अंकीकृत किया जाएगा। आगे बात करते हैं श्रमिकों के वन स्टॉप समाधान के लिए ई श्रम पोर्टल और अन्य पोर्टल से जोड़ा जाएगा। कौन कौन से? तो ई श्रम पोर्टल और अन्य पोर्टल से जोड़ा जाएगा, श्रमिकों को जोड़ा जाएगा। आगे बात करते हैं NPS वात्सल कौन क्या है? माता पिता NPS वात्सल क्या है? माता पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान हेतु NPS वात्सल योजना शुरू किया जाएगा। कौन क्या हो जाएगा? तो NPS वात्सल योजना आप इसको देखिए, इंपॉर्टेंट मानिएगा। NPS वात्सल योजना को माता पिता और अभिभावकों द्वारा आवश्यक बच्चों के लिए अंशदान हेतु NPS वात्सल
योजना की शुरुआत किया गया है। व्यवसाय करने के आसान को बढ़ावा देने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 जल्द ही लाया जाएगा। किसके लिए? तो जन विश्वास विधेयक जो है 2.0 जल्द ही लाया जाएगा। इसी तरह से जो हो जाएगा आपका बजट भाषण खंड ए जो होता है आपका समाप्त होता है, और बजट भाषण खंड बी जो हो गया हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए बजट से जो हो जाएगा क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो बात सही है, थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट भी है ये वाले बजट वाले टॉपिक, थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन आपको जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको जो होगा देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार 2 से 3 बार इसको देखिए, तभी जा करके आप इसको पूरा डिक्लियर से याद कर सकते हैं। और बजट से जो क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। इसी तरह से जो है टॉपिक जो होता है समाप्त होता है, आप ये वीडियो समाप्त होता है। टॉपिक नेक्स्ट वाले जो बजट खंड देखेंगे, बजट पार्ट 2 में देखेंगे हम। इसी तरह से हमारा ये समाप्त होता है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो उसका लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़िए। थैंक यू।